और शुरुआत करते हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर की। देश में चारों तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है और हाहाकार मचा है। जी हां, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल की तस्वीरें हैं। जरा देखिए, बत्रा अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मर गए। 12 मरीजों ने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। यह देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। न सिर्फ बत्रा अस्पताल बल्कि जम्मू के बत्रा अस्पताल की तस्वीर और भयावह है। इसके अंदर की तस्वीर ये देखिए, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद कैसे हाहाकार मचा। अस्पताल में भाग रहे थे तीमारदार एक जगह से दूसरी जगह, वार्ड बॉय भाग रहे हैं, डॉक्टर्स भाग रहे हैं। सोचिए कैसी पैनिक सिचुएशन, पैनिक कंडीशन होगी कि ऑक्सीजन अचानक अस्पताल में खत्म हो गया। आईसीयू के बिस्तर पर लोग मौजूद थे, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिस्तर पर लोग मौजूद थे, इधर उधर भाग रहे थे। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। ये आज के जम्मू के बत्रा अस्पताल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहां 4 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें देखने के बाद नासिक जहन में आता है। भयावह तस्वीरें जो नासिक से सामने आई थी वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि नासिक से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई थी। आपको याद होगा 21 अप्रैल की 24 जाने नासिक के इस जाकिर हुसैन अस्पताल में गई थी। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा क्या मंजर था वहां। यही आज हालात लगभग बत्रा में थे दिल्ली के, यही स्थिति जम्मू के बत्रा में थी। सोचिए क्या मंजर होगा जब ऑक्सीजन खत्म हो गई। जो पेशेंट मौजूद थे अस्पताल के अंदर उनकी क्या स्थिति होगी। अचानक ऑक्सीजन रुक जाना और उसके बाद जद्दोजहद करना जिंदगी की। तो नासिक की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि सबसे भयावह और दिल दहला देने वाली तस्वीरें नासिक की थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नासिक की जो तीमारदार वहां मौजूद थे वो बिलख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति में क्या करना है, इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। ये नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इस कदर बेबस थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहां जाए। डॉक्टर्स तक लोग बिलख रहे थे अपनों को गले लगाकर। डॉक्टर्स तक परेशान हाल थे। डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो क्या करे। देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 24 अप्रैल दिल्ली की गोल्डन जयपुर अस्पताल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई जानें चली गई थी। कई जानें ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से चली गई थी। 24 अप्रैल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी देश की राजधानी में ये वाकया, ये घटना ऐसी दूसरी बार हुई है। बत्रा में 12 लोगों की जान चली गई। इससे पहले गोल्डन जयपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीरें, वो देखकर आपको इल्म होगा कि दरअसल हालात हैं कैसे। आइए अब आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, सोचिए जो तस्वीरें उसे ध्यान से देखिएगा। अस्पताल, जम्मू का बत्रा अस्पताल, अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अचानक 4 जानें चली गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अस्पताल के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद, सुनाइए जरा। ऑक्सीजन सप्लाई जो है 0 है, खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन और पेशेंट तड़प तड़प के मर रहे हैं। आपका आ गया ऑक्सीजन सिलेंडर? सेंट्रल लाइन सुबह की बंद हुई है। ये देखिए अभी भी दोबारा प्रॉब्लम आया है इनका। ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। कैसी दहशत, कैसे भाग रहे हैं अस्पताल के अंदर। देखिए जरा अंदर की तस्वीरें, बेड्स पर जहां पेशेंट मौजूद हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका आलम क्या है। 2 पेशेंट मर गए हैं अभी तक। कंप्लीटली बंद है, सेंट्रल सप्लाई हमारी कंप्लीटली बंद। ये हाल हमारे बत्रा हॉस्पिटल से था। डॉक्टर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को बचाने की, बट ऑक्सीजन सप्लाई जो है बंद है। ये देखिए सप्लाई टोटल बंद हो चुकी है। ये देखिए पेशेंट की हालत। इतना बड़ा ब्लंडर। ये देखिए अटेंडेंट खुद। ये देखिए हालत देखिए। तो ये अस्पताल के अंदर के हालात थे, कैसे दहशत में थे। खुद डॉक्टर्स, खुद वार्ड बॉय, खुद जो मेडिकल अटेंडेंट थे उनको आपने देखा। तीमारदारों का तो छोड़ दीजिए, मरीजों का आलम तो छोड़ दीजिए, परिवार को सुनिए जरा। एक परिवार क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ कोविड पॉजिटिव थे, 20 दिन से एडमिटेड है हॉस्पिटल में।
2 बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन सप्लाई रात को कट हो गई है, तो फूफा जी ने अपना जो एडमिटेड है उनके साथ अपना ऑक्सीजन सप्लाई निकाल के उनको प्रोवाइड करवाया। कल रात को फिर ये प्रॉब्लम हुई। उस टाइम हमें बोला ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट ये प्रॉब्लम आई है। ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकता है 2 बारी, वो भी मिडनाइट, क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वी आर अस्लीप, तो हमें नहीं पता चलेगा ताकि पेशेंट मर जाए। और लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको अपना सप्लाई दिया, बट आज नहीं बचा पाए। हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गई है। अभी नहीं 1 घंटा होगा, तब से यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही डॉक्टर अवेलेबल है, ना कोई अवेलेबल है। लोगों का गुस्सा होना लाजमी है और सही भी है, क्योंकि ये जो बेबसी का आलम है, ये आलम शायद ही किसी ने देखा हो। इस स्थिति में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े सोर्स, बड़े बड़े फोन कॉल्स, कोई किसी के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जम्मू के साथ दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऐसा ही आलम, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से मरने वालों में बत्रा हॉस्पिटल के खुद एक डॉक्टर शामिल है। एक डॉक्टर की भी मौत हो गई जो अस्पताल में एडमिट थे। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को अस्पताल ने बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी प्रशासन को दे दी गई थी, बावजूद इसके ऑक्सीजन देर से पहुंची। और ऑक्सीजन को लेकर यह संकट सिर्फ दिल्ली और जम्मू में नहीं है, पूरे देश में, पूरे देश से सामने आ रहा है। लोग बेहाल हैं, बेबस हैं, जाएं तो जाएं कहां, किसे फोन करें, चारों तरफ फोन लगा रहे हैं, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। आइए इस दरमियान आपको बताते हैं कि दरअसल हालात खराब क्यों हो रहे हैं, क्यों आखिर कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर कोरोना के जाने के बाद कि हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत पड़ रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। सांसों पर आफतकाल कब तक? शहर शहर ऑक्सीजन पर हाहाकार। कोरोना केस में ऑक्सीजन क्यों जरूरी? देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। बड़ा सवाल यह कि आखिर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। दरअसल इस बार कोरोना वायरस का बेहद घातक रूप सामने आया है। कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 निमोनिया और हाइपोक्सेमिया हो रहा है। हाइपोक्सेमिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन की कमी। कोविड-19 निमोनिया की यह गंभीर स्थिति है और ज्यादातर मौतों का कारण भी यही बन रहा है। गंभीर निमोनिया में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट से हाइपोक्सेमिया से राहत नहीं मिल सकती। कोरोना इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं असरदार साबित हो रही हैं, लेकिन गंभीर निमोनिया और हाइपोक्सेमिया मामले में इन्फेक्शन को कम करने और फेफड़ों को ठीक होने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से कोरोना प्रभावित ज्यादातर लोगों के लिए ऑक्सीजन बेहद अहम है और इसी वजह से ऑक्सीजन को लेकर देश में अफरा तफरी के हालात बने हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप घर पर मौजूद हैं और अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो घबराएं नहीं। हो सकता है आपके घर में एक पेशेंट हो जो कोरोना का मरीज है, वो बार बार ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन ले रहा है और आपको बता रहा है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको बताते हैं, आप प्रोनिंग करवाएं उनसे, या वो खुद अगर हमें सुन रहे हैं तो प्रोनिंग करें। प्रोनिंग के जरिए खून में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। जी हाँ, कोरोना में मरीजों के खून में ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम होने लगे। 94 से अगर गिर रहा है नीचे, उसे फौरन तुरंत तकिए के सहारे पेट के बल लिटा देना चाहिए। तस्वीरों में भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को दरअसल प्रोनिंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजन के गिरते स्तर को ठीक किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पीड़ितों के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए उन्हें लंबे घंटों तक पेट के बल लेटने की सलाह दी है। यानी लंबे वक्त तक इस तरह से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पेट के बल तकिया रख के ऐसे लेट जाएं। सुनने में मामूली सा लग रहा है, लेकिन भारत समेत विदेशों में भी आजमाई गई और इसके फायदे भी हैं, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोनिंग से शरीर में ऑक्सीजन लेवल में सुधार आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में है, एकांतवास में है, घर में अपने कमरे में है और उनमें ऑक्सीजन का स्तर 94 से भी कम हो जाता है, तो उन्हें बगैर घबराए तुरंत पेट के बल लेट जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह तकनीक 80% तक कारगर है। यानी इस प्रोनिंग के जरिए आप अपने मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। यह एक तरीका है। न सिर्फ ये, बल्कि हम आपको सुनवाते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से बड़ा कोई योग गुरु नहीं है। घर बैठे अभी जान लीजिए सिर्फ चंद सेकंड्स में कि कैसे गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। सुनिए रामदेव को। सीधे खड़े होकर के, कहीं पर भी हॉस्पिटल में भी है तो ये कर सकते हैं। ये तक खड़े खड़े कहीं पर भी कर सकते हैं, या बेड के ऊपर उल्टे लेट के दोनों हाथ थोड़े के नीचे लगा करके डीप ब्रीथिंग करें, या ऐसे बैठे बैठे चेयर के ऊपर या हॉस्पिटल में बेड के ऊपर सीधे बैठ करके उल्टे लेट करके जैसे इसको भस्त्रिका कहते हैं, ये जरूर करें। दूसरा है कपालभाति। ये कपालभाति जरूर करें। तो जल्दी से आपको रामदेव ने बता दिया कि ऑक्सीजन लेवल अगर डिप हो रहा है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आप क्या करें, और तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन, समाधान मिल जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हो जाएगा। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं और क्या कुछ आप कर सकते हैं, फिर रामदेव आपको कुछ और चीजें बताएंगे। आप क्या कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन लेवल आपके पेशेंट का गिर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। आप कॉर्नर पेक स्ट्रेच या चेस्ट वॉल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो शायद रामदेव अभी आपको बता रहे थे। गेट पर खड़े होने की स्थिति में शुरुआत करें। कोहनी को मोड़कर अपनी तरफ से 90 डिग्री के एंगल पर गेट के किनारों पर अपने दोनों हाथों को रखें। तब तक आगे बढ़ें जब तक आप अपने कंधों के सामने खिंचाव महसूस न करें। 120 डिग्री के एंगल पर अपनी बाहों के साथ इस खिंचाव को फिर से करें और 30 से 60 सेकंड के लिए उसी तरह से करें। इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो सकती है। एक और तकनीक जो आपको बताऊं, 90-90 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या इसे हिप लिफ्ट भी कहते हैं। इसमें आपको करना यह है कि अपना एक हाथ पेट के ऊपर रखें, दूसरा हाथ छाती पर रखें, फर्श पर लेट जाएं और अपने पैरों को कुर्सी पर रखें। गहरी सांस लें और अपने पेट को हवा से भर दें। फिर इस पॉइंट पर सांस को छोड़ें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। ये तीसरी तरीका है। और चौथा तरीका मैं आपको बताऊं, चौपाया ब्रीदिंग इसे बोलते हैं, चौपाया डायगोनल बोलते हैं। अपने घुटनों और हाथों को जमीन पर टिकाकर शरीर को ऊपर उठाएं, जैसे बच्चों को आप घोड़ा बनते हैं बच्चों के लिए, उस तरह से करें। पूरी तरह से सांस लें और उस स्थिति में 3 सेकंड के लिए रुकें और सामान्य स्थिति में लौटते वक्त फिर से सांस लें। ऐसा 10 बार दोहराएं। यह एक जरिया हो सकता है जो आपका गिरता हुआ ऑक्सीजन लेवल सुधर सकता है। इन सब के अलावा खाने में बहुत जरूरी चीजें जो आपको लेनी है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, उनमें हरी सब्जियां हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल हैं और भरपूर जूस लें जो आपके शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और सांस लेने में आपकी मदद करते हैं। आयरन से भरपूर जैसे मीट, पोल्ट्री, मछली और फलियां खाएं जो खून में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाती हैं। आइए अब आपको बताते हैं इसके अलावा जल्दी से जान लीजिए बाबा रामदेव की कुछ सेकंड्स में टिप। ये कभी भी काम आ सकती है। न सिर्फ ये आपके लिए हो सकता है, आपके पड़ोस में भी किसी को ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, आप उसे बता सकें, अपने रिश्तेदार का या घर में भी। जरा देखिए रामदेव। श्वास को अंदर भरना ध्वनि के साथ, साउंड के साथ ऐसे। ऐसे श्वास भर के रोक करके रखना, होल्ड करके, और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। अब ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज है दाहिना स्वर हमारा सूर्य स्वर होता है। श्वास दाएं से लिया, होल्ड करके रखा और यथाशक्ति रोक करके और लेफ्ट से एक्सेल कर दिया ब्रेथ को। ये सूर्य भेदी प्राणायाम, ये बड़ा जबरदस्त है। तो अब रामदेव को सुन रहे थे। देश में बेशक ऑक्सीजन का संकट है, लेकिन आपको बता दें 15 मई तक यह संकट दूर हो सकता है। कैसे? दरअसल देश के सबसे बड़े लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर लिंडे पीएलसी के मुताबिक
15 मई तक प्रोडक्शन 25% तक बढ़ जाएगा। जी हां, 15 मई तक ऑक्सीजन का उत्पादन लगभग 25% देश में बढ़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी संकट से निपटने को तैयार है और संकट बढ़ा क्योंकि इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं थी। जल्द ही 9000 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन प्रोडक्शन होने लगेगा, तो देश के लिए यह राहत की खबर होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर यह है, ऑक्सीजन संकट जल्द टल जाएगा ऐसी उम्मीद और भरोसा देश को है, क्योंकि तूफान के वक्त निपटने का एक ही तरीका है कि एकजुट होकर लड़ें और जितनी जिसकी मदद कर सकते हैं वो करें। इसीलिए विदेश से भी हिंदुस्तान को मदद आ रही है और पहली मदद कोरोना को मारने की 92% गारंटी। जी हां, 92% गारंटी कोरोना को मारने की है स्पुतनिक, और स्पुतनिक वैक्सीन भारत आ चुकी है। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं, रूसी विमान हिंदुस्तान में आया और उसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्पुतनिक वैक्सीन जो आई हैदराबाद एयरपोर्ट पर। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्पुतनिक वैक्सीन का फायदा यह है, रूस की वैक्सीन है और 92% कोरोना को मारने में 92% तक कारगर है। यानी आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर देगी, इतने सोल्जर्स आपके अंदर तैयार कर देगी, अगर मैं कहूं ऐसी एंटीबॉडीज तैयार कर देगी कि आपका शरीर कोरोना से लड़ने में 92% तक ताकतवर होगा। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि खुद पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन लगवाई और हालत यह है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पुतिन ने स्पुतनिक वी लगवाई और पुतिन के स्पुतनिक वी लगवाने के बाद जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो देखिए जरा। पुतिन अब कैसे भी घूमते हैं, पुतिन लोगों से हाथ मिलाते हैं खुलेआम। हम और आप दूर से नमस्ते करते हैं, लेकिन पुतिन लोगों से हाथ मिलाते हैं। ये देखिए जरा, पुतिन लोगों के साथ चलते हैं भीड़ में बिना मास्क के। आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है क्योंकि पुतिन ने स्पुतनिक वी ली है। ये बताने का मकसद ये है कि ये जो वैक्सीन है इस कदर कारगर है, इसको लेने के बाद आप कम से कम 92% तक 92% कोरोना से लड़ने में सक्षम होंगे। न सिर्फ पुतिन हाथ मिला रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं, पुतिन स्विमिंग भी कर रहे हैं। यानी आज के वक्त में सारे स्विमिंग पूल्स कम से कम हिंदुस्तान में बंद है क्योंकि कोरोना का संक्रमण हो सकता है, लेकिन पुतिन किस तरह से देखिए खुलेआम स्विमिंग कर रहे हैं। यह बता रहा है इस वैक्सीन का कितना प्रभाव है, कितनी प्रभावी है वैक्सीन। न सिर्फ पुतिन स्विमिंग कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं रूस में लोग सामान्य तरीके से बाहर निकल रहे हैं। देखिए जरा, आपको शायद ही याद हो बिना मास्क किस तरह से आप कब निकले थे। बहरहाल हमारे देश में इस तरह की तस्वीरें कई बाजारों से आ जाती हैं, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक डर फिर भी रहता है, लेकिन बेखौफ होकर लोग निकल पा रहे हैं रूस की स्पुतनिक की वजह से। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं हमारे देश में ऐसे हालात हो, तो बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बताऊं कि ये वैक्सीन रशिया ने बेशक हमें भेज दी है, लेकिन रशिया इससे पहले भी हमारी मदद करता रहा। ये देखिए, रूस से जो तस्वीरें आ रही हैं, रूस का विमान पहुंचा हिंदुस्तान और हमें स्पुतनिक वैक्सीन के अलावा और भी बहुत सी चीजें रूस से मिलती रही हैं। रूस का विमान आया हमारे लिए, खुद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हमारे लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स रूस से। देखिए, हर रोज पूरे दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन रूस हमारी मदद अलग स्तर पर कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत की थी, आपको याद होगा। इसलिए हमारा बताने का मकसद ये, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि रूस से देखिए, ये पूरा कंसाइनमेंट रूस से आया है स्पुतनिक वैक्सीन, और लगातार रोज रूस से यहां फ्लाइट्स लैंड हो रही हैं जिसमें हिंदुस्तान के लिए मदद आ रही है। तो स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन कम से कम ये तस्वीरें बता रही हैं कि स्पुतनिक वी आने के बाद अब शायद, क्योंकि स्पुतनिक वी अभी लगभग 1.5 लाख डोज आए हैं, आगे 80 लाख डोज आएंगे और उसके बाद स्पुतनिक यहीं बनने लगेगी। साथ ही आपको बता दें स्पुतनिक कितनी कारगर है, ये आपको बता देते हैं कितनी प्रभावी है स्पुतनिक। जरा देखिए, 92%, शायद मैंने 10 बार बोला होगा, 92% स्पुतनिक कारगर है कोरोना को शिकस्त देने में। इसके अलावा आपको बताऊं स्पुतनिक की खासियत यह है कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है और बहुत असरदार है। साथ ही साथ आपको बताऊं
कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इससे पहले और वैक्सीन आप ले रहे हैं उसमें आपको बुखार हो जाता है, उसमें आपको चकत्ते भी पड़ रहे हैं। ये साइड इफेक्ट्स है क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बन रही होती है, इसलिए साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट स्पुतनिक में नहीं है। सिंगल डोज भी 87% तक कारगर है। बड़ी बात यह है कि अगर आप इसका सिंगल डोज लेंगे तो वो भी 87% तक कारगर है। दूसरा डोज लेने के बाद 92% कारगर है। साथ ही इम्यून रिस्पॉन्स आपका बहुत तेजी से बढ़ाती है, आपके अंदर लड़ने की क्षमता संक्रमण से और तेजी से बढ़ा देती है, और गंभीर जो लक्षण होते हैं उनमें भी लड़ने में सक्षम है। तो अब आप स्पुतनिक की खासियत समझ सकते हैं कि क्या स्पुतनिक की खासियत है। लेकिन हिंदुस्तान में स्पुतनिक अभी पहली खेप आई है, अभी और क्या क्या आना है, कैसे हिंदुस्तान में इसका निर्माण शुरू होगा, देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना से युद्ध में एक और हथियार, स्पुतनिक वी की पहली खेप आई भारत। वैक्सीनेशन मुहिम को मिलेगी ताकत। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इस खेप में वैक्सीन की 2 लाख डोज भारत आई हैं। इसके बाद मई के अंत तक 30 लाख खुराक और आएगी, और फिर जून में रूस 80 लाख खुराक और भेजेगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि जून जुलाई तक देश में ही स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोरोना के खिलाफ भारत की ताकत में और कई गुना इजाफा हो जाएगा। कोरोना भारत से भागेगा और उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि स्पुतनिक की जो लड़ाई है, जो स्पुतनिक आप सुन रहे हैं पहली बार शायद, लेकिन रूस में बहुत पुराना नाम है और ये इससे पहले भी बड़ी बड़ी लड़ाई जीत चुका है। कैसे आपको बताते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और हथियार बेशक मिल गया स्पुतनिक। जितनी असरदार रूस की वैक्सीन है, उतनी इस वैक्सीन के नाम की कहानी भी है, स्पुतनिक। आपको बता दें कि वैक्सीन का नाम रूस की पहली सैटेलाइट, रूस में जो पहली सैटेलाइट बनी थी उसका नाम था स्पुतनिक। रूस ने अंतरिक्ष में अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसका नाम स्पुतनिक था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी 1957 में रूसी एजेंसी ने, अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे लॉन्च किया, इस सैटेलाइट को। बताया जाता है कि उस वक्त भी अमेरिका और रूस के बीच स्पेस में सैटेलाइट भेजने को लेकर बहुत जद्दोजहद और होड़ मची हुई थी, मगर कामयाबी रूस को मिली स्पुतनिक से। और एक बार फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अमेरिका और रूस में एक तरह से कंपटीशन चल रहा था। होड़ मची थी कि दोनों में से कौन सा देश पहले वैक्सीन का निर्माण करेगा, लेकिन रूस ने इसमें बाजी मार ली है। इस वजह से रूस ने इस वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक वी रखा, क्योंकि अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करके एक बार फिर रूस ने अमेरिका को नंबर 2 बना दिया था। और अब स्पुतनिक वैक्सीन बनाकर भी जो इसकी जितनी प्रभावी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे स्पुतनिक वी ने सबको पीछे छोड़ दिया है, आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। दरअसल ये है कितनी प्रभावी, आपको बताऊं कि फाइजर 95% प्रभावी है, मॉडर्ना अगर मैं बताऊं 94% प्रभावी है। जल्दी से अगर मैं इसको रोटेट करूं, 94% प्रभावी है मॉडर्ना, और अब आता है स्पुतनिक का नाम 92%। यह वैक्सीन हिंदुस्तान में आ गई है, लगभग 1.5 लाख डोज। अगले महीने तक 80 लाख डोज आ जाएंगे और जुलाई तक माना जा रहा है यहीं बनने लगेगी। इसके साथ ही आपको बताएं, नोवावैक्स 89% तक प्रभावी है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि स्पुतनिक हिंदुस्तान आया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कोवैक्सीन 79%, 79% तक प्रभावी है। कोवैक्सीन के अलावा आपको बताऊं कि कोविशील्ड 70% तक कारगर है, 70% ये कोरोना से लड़ने में सक्षम है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 66%, 66% तक कारगर है। बहरहाल तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन हालात जो हिंदुस्तान के हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। रोज आप खबरें देख रहे हैं, चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें हो, दवा की खबरें हो, इंजेक्शन ना मिलने की खबरें हो। रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, रोज जाने जा रही है, बताया जा रहा है बेड नहीं मिल रहे हैं। शमशान की तस्वीरें आपने देखी हैं, तस्वीरें डरा रही हैं। लेकिन
व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर यानी बाइडेन के सबसे नजदीकी डॉक्टर सलाहकार, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जो हालात बने हैं, इस स्थिति में आंशिक लॉकडाउन या लॉकडाउन की जरूरत है। देखिए जरा रिपोर्ट। लॉकडाउन से हारेगा कोरोना, बाइडेन के डॉक्टर की भारत को सलाह। अस्थायी शटडाउन को बताया बेहद जरूरी। कोरोना वायरस यानी मौत का वो परवाना जिसका महज नाम सुनते ही आजकल लोग कांपने लगते हैं। वो नाम जिसने दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि बड़े से बड़े देशों ने भी घुटने टेक दिए। देश के हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में कोरोना पर रिसर्च कर रहे व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी माना है कि कोरोना से निपटने के लिए भारत को लॉकडाउन की जरूरत है। बाइडेन प्रशासन के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत को सलाह दी है, कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए अस्थायी शटडाउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 6 महीने के लॉकडाउन की जरूरत फिलहाल नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का सबसे बड़ा डॉक्टर भारत को लॉकडाउन की सलाह दे रहा है, जिससे कोरोना पर देश में लगाम लगाई जा सके। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मेडिकल ऑफिसर, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, और महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन को बहुत जरूरी बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत देश को जरूरत है कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में 6 महीने का लॉकडाउन लगाने की बेशक जरूरत नहीं है, हालांकि वायरस का जो ट्रांसमिशन है उसे रोकने के लिए अस्थायी रूप से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन को ही विकल्प नहीं बताया, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए, जल्द से जल्द पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। अब जाहिर है कि वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हर शख्स को वैक्सीन लगते लगते बहुत देर हो सकती है, तो जरूरत है जल्द कदम उठाने की, और ऐसे लॉकडाउन सबसे कारगर साबित हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद होगा, चीन में लॉकडाउन के जरिए चीन ने संक्रमण को फैलने से रोका और इसके बाद जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। डॉक्टर एंथनी ने भी चीन और अमेरिका की मिसाल देते हुए भारत को कोरोना से लड़ने के एक टीम की तरह काम करने की सलाह दी है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उन्होंने कहा यह वक्त है कि भारत को एक होकर एक टीम की तरह लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि चीन ने अस्पतालों की तादाद बढ़ाई, यानी चीन की मिसाल दी। चीन कैसे लड़ा? चीन ने अस्थायी अस्पताल बनाए, सेना की मदद से तेजी से अस्पताल बनाए जहां लोगों का इलाज किया गया। अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया। भारत को भी इस तरह के कदम उठाने होंगे ताकि कोरोना को रोका जा सके। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से कि बाइडेन के डॉक्टर यानी व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर ने क्या सलाह दी है। जरूरी जरूरत है, आप देख लीजिए जल्दी से। उनकी 3 सलाह सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है भारत में लॉकडाउन लगाएं, बेशक अस्थायी लगाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं जो समझ से और संभालने से बाहर हो रहे हैं। उसका दिखाई भी दे रहा, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन आपका मुंबई में भी आंशिक तौर पर है। कुछ हफ्तों का लॉकडाउन जरूरी है ऐसी परिस्थिति में। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको बताऊं कि 3 स्टेप फॉर्मूले से लगाम लगेगी। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है, ये 3 स्टेप फॉर्मूले से कैसे कोरोना का जो संक्रमण है वो रोका जा सकता है। ये 3 स्टेप सिर्फ आप 3 मिनट में समझ सकते हैं। देखिए कैसे रोका जा सकता है। पहला स्टेप ये है कि चंद हफ्तों का लॉकडाउन लगाइए, चाहे वो 1 हफ्ता हो, आंशिक हो, मिनी लॉकडाउन हो। इस पहले स्टेप में 3 चरण है। ऑक्सीजन की कमी पूरी हो, यानी लॉकडाउन लगेगा, उसके बाद अगला चैलेंज ये है कि ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी ग्रुप बनाया जाए। ये जो हालात हैं, ऐसे हालात में एक इमरजेंसी ग्रुप बनाया जाए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊं, दूसरा स्टेप ये है तेजी से अस्पताल बनाए जाएं। टेम्परेरी हॉस्पिटल जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तेजी से अस्पताल बनाए जाएं। इसके साथ ही सेना की मदद से बने अस्पताल। आज खुद कोर्ट ने कहा है कि यह वक्त है कि सेना से मदद ली जाए, क्योंकि यह आपातकाल स्थिति है। इसके साथ ही अमेरिका चीन का उदाहरण भी दिया कि कैसे अमेरिका और चीन ने हालात को संभाला है। तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊं, ये 2 स्टेप में 3 पॉइंट,
और ये तीसरा स्टेप है, लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन तेजी से शुरू हो। 1 मई से शुरू हुआ है बहुत से राज्यों में, कुछ दिन में दूसरी जगह शुरू होगा। वैक्सीन लगाना लंबी प्रक्रिया है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां 140 करोड़ आबादी है, यहां वैक्सीन लगाना लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें तेजी लानी होगी। साथ ही आपको बताऊं, ये तीसरे स्टेप की ये चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे लगाम लगाई जा सकती है कोरोना के संक्रमण पर। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दूं कि जो बात कह रहे हैं बाइडेन के डॉक्टर जो बात कह रहे हैं, उनका सिर्फ कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब यह है कि हालात जो बने हुए हैं वो कैसे डराने वाले हैं। और इस स्थिति में दरअसल अभी पहले तो देश को संभालना है, उसके बाद ही हालात संभाले जा सकेंगे। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि फिलहाल देश के आंकड़े क्या कह रहे हैं। 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए वो आपके सामने है। देखिए जरा, ये हम आपको दिखा रहे हैं 24 घंटे के आंकड़े आपके सामने हैं कि कैसे 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 4 लाख केस आ गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो बार मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं जहां खड़ा हूं, मैं ये बार दिखा रहा हूं, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये बार देखिए, ये 4 लाख है। 4 लाख केस 24 घंटे में सामने आए हैं। ये बार देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि हम 4 लाख केसेस तक पहुंच गए हैं। इसलिए सवाल ये है कि वक्त है, अभी आप वक्त के साथ खुद को संभालिए और घरों पर रहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ से बेशक कोशिशें हो रही हैं कि हालात को संभाला जाए, और इस कोशिश में हमारे धार्मिक स्थल भी पीछे नहीं है। कैसे मंदिर मस्जिद के दरवाजे खुल गए हैं, इस स्थिति में गुरुद्वारे के दरवाजे खुल गए हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ओपीडी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा कैसे, अगर मुझे बताया जाए अगर ये कहां की तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर की तस्वीरें, गुजरात के हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर के अंदर किस तरह से बेड्स लगा दिए गए हैं। न सिर्फ ये बल्कि राधा स्वामी सत्संग इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इस जहां सत्संग होता था, इस पूरे ग्राउंड को, इस पूरे प्रीमाइसेस को, परिसर को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। ये देखिए बेड्स, यहां से वहां तक आपको सैकड़ों बेड नजर आएंगे। ये देखिए, ये बेड्स यहां से वहां तक आपको नजर आएंगे। ये सत्संग सेंटर है। इसे फुल फ्रेम भी आप दिखा सकते हैं, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए कैसे बेड्स लगाए गए हैं चारों तरफ। ये बता रहा है कि आखिर कैसे खुद हमारे धार्मिक स्थलों के दरवाजे खुल गए। महावीर मंदिर की तस्वीरें मैं दिखाऊं। देखिए महावीर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। महावीर मंदिर के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये देखिए लोग आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा रहे हैं मंदिर से और उसके बाद यहां से जा रहे हैं। ये महावीर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ से यही कोशिश हो रही है कि किस तरह से पुण्य का काम किया जाए। दमदमा साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। गुरुद्वारे से भी किस तरह से मदद हो रही है। खुद दिल्ली में बहुत से गुरुद्वारे हैं जो आगे आए हैं, मदद कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, गुरुद्वारे में लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। देखिए गुरुद्वारे पहुंचेंगे आप, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ये देखिए ऑक्सीजन की सेवा है। यहीं लोगों को ऑक्सीजन का लंगर दिया जा रहा है। यह कैसे हो रहा है कि लोग जाएंगे, वहां बैठेंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, 2 से 3 घंटे तक उन्हें ऑक्सीजन वहां दी जाती है। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए तो वहां से जा सकते हैं। तो लोगों के लिए यह जरूरत पूरी कर रहा है गुरुद्वारा। आइए अब आपको एक मस्जिद की तस्वीरें दिखाते हैं, ग्रीन पार्क की, कैसे उस मस्जिद को कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड सेंटर में। यह देखिए तस्वीरें, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिद की। देखिए मस्जिद के अंदर बिस्तर लगा दिए गए हैं, बिस्तर के साथ एक सैनिटाइजर रखा हुआ है। जो भी पेशेंट आ रहा है उसे यहां जगह दी जा रही है। मस्जिद में लोग पहुंच रहे हैं, कोविड केयर सेंटर में इसे तब्दील किया जा चुका है। ये देख रहे तस्वीर, ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये मस्जिद की तस्वीरें आपने देखी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 24 घंटे में कोरोना ने कैसे कहर बरपाया है। ये आप देख रहे हैं बार ग्राफिक्स। ये तस्वीरें देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए कितनी से कितनी तारीख तक, आप देखिए 28 अप्रैल को 3293 मौतें, 29 अप्रैल को 3645, 30 अप्रैल को 3498 और 1 मई को 3523।
मौतों की संख्या अब आंकड़े में बदल गई है। लगातार रोज मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये बता रहा है कि कैसे हालात लगातार खराब हैं और कैसे स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसलिए बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखें। आइए आपको बताते हैं, मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा देखिए वो तस्वीरें। सबसे पहले हॉस्पिटल के लोगों के हॉस्पिटल की गाड़ी कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। हॉस्पिटल की गाड़ी रुकेगी, कोई भी जनहानि होगी, सीधे जो है 302 का मुकदमा सीधा कायम करवाएंगे। बनवा के लाइए, जो भी आपका पेशेंट होगा, अगर वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, हम प्रत्येक दशा में उसको गैस देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हार है, कल हमारा बना लेते, कल हमारा 26 टन का टैंकर जो है वहाँ कानपुर को डाइवर्ट कर दिया इमीडिएट रात में। आपके वहाँ तंदूरी के सब मैरीडोर बनवा के मंगवाया। तो हालात लगातार खराब हो रहे हैं। जरूरत है घर में रहने की और सावधानी बरतने की। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।